तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी के तौर पे ही हम लोग आपको जानते हैं, तो ये एंजल राउंड के आगे भी क्या आप लोग कंपनीज को असिस्ट करते हैं फर्दर? तो आपका रोल कहाँ तक रहता है उनके साथ में, एक स्टार्टअप के साथ में? हम ऐसी कंपनियां ढूंढते रहते हैं जो अतरंगी हो, जो किसी को समझ में ना आए। एज ए इन्वेस्टर आपके लिए तो बहुत बड़ा मैटर करता है कि कोई भी चीज आपको एक रेवेन्यू निकाल के दे। वैसा स्केल की पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मनी या अर्निंग वाइज? जिस दिन हम पैसे लगा देते हैं उस पैसे को हम अपने बैलेंस शीट में जीरो लिख लेते हैं, इस उम्मीद के साथ ये जो जीरो है, जितने पैसे हमने लगाए उसके राइट साइड में ऐड हो जाए और एक नहीं कम से कम दो हो जाए। कि कहाँ इंडियन टेक लैक कर जा रहा है ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे जब हम इसको देखते हैं तो? ये दो चीजें हैं। पहली चीज वो बनाने वाले लोग कौन हैं तो इंडियन ही, देसी लोग ही हैं। सवाल ये है कि हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। आपके हिसाब से सिर्फ IIT IIM ही मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है, बल्कि वो हर एक इंसान जो इनोवेटिव सोच रहा है, जो थोड़ा अपने आप को कुछ एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो आपसे अप्रोच कर सकता है अगर उसके पास कुछ इनोवेशन अच्छा है तो जो नया आइडिया जिसके दिमाग में चल रहा है ना, वो हमको भी अप्रोच ना करे। इनक्यूबेटर्स इतने सारे हैं, आप गूगल कीजिए, आपके एरिया में 2-3 मिल जाएंगे। हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो, आप वहाँ पे जाके आइए। आज के डेट में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट हो रहे हैं, आप उसको अटेंड कीजिए। हो सकता है कुछ फ्री के हों, कुछ पैसे लगेंगे। हमने एक कंपनी है ब्रेन बायर करके, जो कि एनिमल फिटबिट बनाती है। शार्क टैंक 1 में वो आई थी, सब शार्क ने किया, सिर्फ Shaadi.com वाले अनुपम मित्तल जी ने नहीं किया। हमारा ऐसा मानना है कि आगे जाते हुए जो डीप टेक सेक्टर है वो सारे काफी अच्छा करेगी। मैं AI पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक ऐसे गेस्ट को, राजेश रंजन जी को, जो कि O2 एंजल नेटवर्क चलाते हैं। और ये एंजल नेटवर्क आपको हेल्प करता है अगर आप टेक फाउंडर हैं या डीप टेक में काम कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी आप इनोवेटिव काम कर रहे हैं, और भी अगर आपका ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया है तो राजेश जी आपके बिल्कुल गो टू गो पर्सन है। आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, आप इनसे बात कर सकते हैं। और आज इस पॉडकास्ट में हम उनसे डिटेल डिस्कशन करेंगे कि O2 एंजल नेटवर्क क्यों बना, कैसे ये बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहा है। बहुत सारे शार्क टैंक में आपको दिखेंगे इनके सर के ब्रांड जो फीचर्ड हुए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो इंडिया में बहुत ही बड़ी इनोवेशंस कर रही हैं। और अगर आप रियली में चाहते हैं कि कुछ इनोवेटिव करना और चाहते हैं फंड रेज करना, तो ये जो पॉडकास्ट है आपके बहुत सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा, आपको हेल्प करेगा फंड रेज करने में। और अगर आप रियली में कोई क्यूरियस है तो आपको डेफिनेटली ये पॉडकास्ट देखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। सर, स्वागत है आपके हमारे पॉडकास्ट शो पे। सबसे पहले ना सर, हम O2 एंजल नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। एग्जैक्टली O2 एंजल नेटवर्क करता क्या है, किस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए सर। धन्यवाद प्रणव जी, आपका आपके इस शो में बुलाने के लिए। तो O2 के शुरुआत करने से पहले, O2 मतलब केमिस्ट्री में हमने बचपन में पढ़ा होगा, O2 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन सबसे ज़रूरी चीज़ है। और हम स्टार्टअप के लिए ऑक्सीजन सप्लायर हैं। स्टार्टअप के लिए ऑक्सीजन जो है पैसा होता है, सबसे पहले पैसा होता है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, और हम स्टार्टअप को पैसे देते हैं, इसलिए हमने O2 नाम रखा है। सो स्टार्टअप और बिजनेस में एक छोटा सा अंतर बता देते हैं एक लाइन में, कि ऑल स्टार्टअप्स आर बिजनेसेस बट ऑल बिजनेसेस आर नॉट अ स्टार्टअप। द फंडामेंटल डिफरेंस इज कि स्टार्टअप विल सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो। बहुत साल पहले, 100 साल पहले हम जाते हैं तो बल्ब तो थी नहीं। एडिसन साहब जब तक उसका आविष्कार नहीं किए, उसके पहले मिट्टी के तेलों में हमने बचपन में पढ़ाई की है। हम बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, जहाँ अक्सर लाइट कटा करती थी, और हम मिट्टी के तेल, केरोसिन जो होती है, उसकी रोशनी में भी पढ़ाई की है जी। लेकिन उससे बहुत साल पहले एक बल्ब का आविष्कार हो गया था, और उस बल्ब ने पूरी दुनिया को में एक बदलाव लाया। सारे जगहों पे जो केरोसिन बेस्ड लैंप्स थे या कोई और लैंप थे, उसको बल्ब में जगह ले ली। आज बल्ब भी चला गया है, अब उसकी जगह पे CFL आ गया है। तो बदलाव होता रहता है।
तो O2 जो है उन कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है जो कंपनियां हमें लगती है कि आगे जाकर दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। जी। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में बहुत सारे प्रेगनेंसी डेथ होती है, तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टी है जनित्री करके, जो फीटल और मैटरनल मैनेजमेंट सिस्टम करती है, और ये उन जगहों पे काम आती है जहाँ पे कि प्रेगनेंसी की जो है रिस्क ज़्यादा है, किसी भी कारण से हो सकता है, लाइफस्टाइल के कारण हो सकता है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेडिकल कंडीशन के कारण हो सकते हैं। उन उन दौरान जो जब बच्चे की पैदा होने का समय नज़दीक आता है, तो उस समय में डॉक्टर को डिसाइड करना होता है कि कब हम इसको लेबर में डालें। बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। बहुत पहले डालेंगे तो भी दिक्कत है, बहुत लेट डालेंगे तो भी दिक्कत है। अब इस चीज़ों के लिए जो सॉल्यूशन है बड़ी मुश्किल है। एक नर्स होती है, वो एक चार्ट लेके काउंट करती है, कई बार नर्स भूल जाती है, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जी। जो ह्यूमंस की प्रॉब्लम है वो टेक्नोलॉजी ही सॉल्व कर सकता है। और ये जनित्री जो है शार्क टैंक में आया था, और शार्क टैंक में जब आया था तो नमिता जी ने बोला था कि ये मेरी डील है, और नमिता जी ने उसमें पैसे डाले थे। लेकिन नमिता जी के पैसे डालने से पहले हमने कमिटमेंट दे दी थी। पैसे डालने से छोड़िए, जब शूट होती है तो शूट और एक्चुअल जब आती है तो उसमें काफ़ी टाइम होता है, 2 से 3 महीने का टाइम होता है। जी। उससे हम कहीं पहले हमने कमिटमेंट कर दी थी। हम बहुत खुश हैं। जब वो शार्क टैंक में आया था तो कुछ 10 लाख रुपए का महीने का वो टर्नओवर करता था। आज 1 करोड़ के करीब-करीब पहुँच गया है। तो हम ऐसी कंपनियाँ ढूँढते रहते हैं जो अतरंगी हो, जो किसी को समझ में ना आए। हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, फैवेड, जो 3D कार्बन फाइबर प्रिंटर बनाती है। वर्ल्ड में 6 कंपनियाँ हैं जो ऐसी करती हैं। फैवेड उसमें से एक है। अभी उन्होंने वर्ल्ड की बहुत रिनाउंड फंड है एक्सेल पार्टनर, उन्होंने 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है। एक्सेल के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी कंपनियों में जनरली वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट उन्हें कुछ दिखा। हम बहुत खुश हैं कि एक्सेल हमारी कंपनियों में एक्सेल इज बिकमिंग अ को इन्वेस्टर। हमने इन्वेस्ट किया है एक कंपनी। आप विश्वास करें कि इंडिया में भी कोई कंपनी है जो क्वांटम कंप्यूटिंग में है। तो हमारी एक इन्वेस्टी है बोसॉन QPSI, जो क्वांटम कंप्यूटिंग करती है, सिमुलेशन करती है गाड़ियों के लिए कि ऐसा डिजाइन करेंगे तो क्या होगा। उसमें हमने इन्वेस्ट किया था। इंडिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को समझ में नहीं आ पाया, तो वो उन्हें US जाके वो पैसा रेज करना पड़ा। तो O2 इज अ डीप टेक फोकस्ड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, और हम अर्ली स्टेज में करते हैं। नोमेनक्लेचर की बहुत दिक्कत है, सीड प्री सीड ये सब की काफ़ी दिक्कतें हैं, बट हम अर्ली स्टेज में करते हैं, फाउंडर्स को बैक करते हैं। तो ये है। आपने क्योंकि आप डीप टेक में बेसिकली जो आपका पोर्टफोलियो है वो मेजरली डीप टेक कंपनीज में, ऑल्दो आपने और भी बहुत सारे सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रखा है, बट समहाउ डीप टेक एक मेजर हम कह सकते हैं कि एक आपका एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। आपने डीप टेक ही क्यों प्रेफर किया? कोई स्पेसिफिक रीज़न रहा जिसने आपको समहाउ, या फिर आपको पोटेंशियल, अगर मार्केट पोटेंशियल देखें, आपको मार्केट पोटेंशियल उसमें कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा लगा? तो डीप टेक क्यों लगा, तो इसकी मेरी जो डीप टेक के साथ पहली मुलाकात हुई थी, तो 2005 में मैं एक कंपनी है कर्निक्स माइक्रो सिस्टम, उसका मैं IPO कर रहा था। 100 करोड़ का कुछ IPO किया था। जी। कर्निक्स माइक्रो सिस्टम वही कंपनी है जो एंटी कॉलिजन डिवाइसेज बनाती है रेलवे के लिए, कवच में। अगर थोड़े दिन पहले अगर आपने देखा होगा, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जी एक रेल के इंजन में थे, जी। सामने से दूसरी इंजन आ रही थी। बहुत रिस्की है, लोग बोलेंगे क्या पागलपन है, बट वो ऐसा कर सकते थे क्योंकि दोनों इंजन्स में एंटी कोलिजन डिवाइसेज लगी हुई थी, जो कर्निक्स माइक्रो सिस्टम ने कोंकण रेलवे के साथ में मिलकर डेवलप किया था। राइट। बट सच्चाई ये है कि 2002 में ये कोंकण रेलवे में इंस्टॉल्ड हो चुकी है। इसलिए आप 2002 से आज तक अगर आप न्यूज़ खंगाल के देखेंगे तो कोंकण रेलवे में किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सीडेंट की आपको खबर नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार बदली,
तो सरकार बदले तो बहुत कुछ बदलता है। उस समय ये एक्स प्राइस पे इंडियन गवर्नमेंट को दे रहा था, मतलब इंडियन रेलवे को दे रहा था। जो नियरेस्ट कंपटीटर है 10x पे दे रहा था। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वो 20x का प्राइस कोट किया था। हम्म अब आपको मालूम है कंपटीटिव मार्केट है, तो कंपटीटिव मार्केट में सब कुछ होता है। कई बार आप सोचते हो यार उसको ना मिले ये, उसके लिए जो कुछ करना होगा कर सकते हैं। तो अगर मेरा प्राइस 20x है और मेरे जो सप्लायर एक्स है, तो एक्स अमाउंट तो मैं ही कहूँगा यार इसको ऑर्डर मत दो यार, हम्म ये एक्स अमाउंट जो है मैं आपको दे दूंगा, आपके 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 लिए कर सकता हूँ। तो ये बड़ी समस्या है डीप टेक। तो आज उनको 15 साल लगे, 17 साल लगे बड़ी ऑर्डर मिलने में। हम्म हर बार रेलवे बजट आता था, अब तो रेलवे बजट नहीं आता है, लेकिन जब भी रेलवे बजट जब तक आता था, हर बार ये स्टॉक, अगर आप इसके चार्ट्स उठा के देखेंगे तो रेलवे बजट के दिन सर्किट मारता था, इस हम्म उम्मीद में सर्किट मारता था कि इस बार तो ऑर्डर मिलेगा क्योंकि चीज़ें अच्छी है, राइट राइट जान बचा रही है। हम्म इसकी जेनेसिस कहाँ से हुई? हम्म और इसकी जेनेसिस हुई थी आसनसोल में, एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। जी तब नीतीश कुमार जी हमारे रेलवे मिनिस्टर थे। नीतीश जी अपनी आदतानुसार सारा बोझ अपने सर पे ले लिए और बोले मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ। वाजपेयी जी बोले रिजाइन करने से क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? हम्म आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए नीतीश जी। वहाँ से ये कर्नेक्स जैसी कंपनियां इंडिया में आई, तो टेक्नोलॉजी बाई अ सुपर्ब कंपनी। हम्म उन्होंने बहुत कुछ किया था। कनेक्स के बारे में मैं बहुत देर चर्चा कर सकता हूँ, बट हम्म समय के साथ वो नाइंसाफ़ी होगी। तो हमने डीप टेक इसलिए चुना कि हमारा ऐसा मानना है कि ये भविष्य को बदलेगा। जैसे हमने बात की जेनेट्री के बारे में, ये भविष्य को बदल रहा है। जी फैबेट्स भविष्य को कैसे बदल रहा है? अब हम आपने बैडमिंटन खेले हैं, कार्बन फाइबर की रैकेट आती है। हम्म अब वो ह्यूमंस के इंटरवेंशन से बनती है। इसका मतलब क्या, एफिशिएंसी नहीं है, मटेरियल का लॉस होता है। हम्म एक बार आपने उसको मटेरियल को इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। राइट हाँ, मेरा चश्मा है, ये भी एक कार्बन फाइबर से बना हुआ है। हम्म ये प्रिंट होके ऐसा का ऐसा आ जाएगा छोटी मशीन में। हम्म तो आप समझिए अगर कोई चश्मा बनाने वाला और उसने वो मशीन ले ली, वो क्या बोल सकता है, आप गरम गरम चश्मा लीजिए। हम्म आपके आंखों के सा आपके आंखों के सामने चश्मा बनेगा, आप डिजाइन चूज कीजिए, प्रिंट कीजिए, दे दीजिए। राइट लेकिन वो चश्मा तभी बिकेगा जब वो बाजार में अगर 1,000 रुपये का है तो मैं हम्म 1,000 रुपये से थोड़ा कम दूं। हम्म कोई मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा 1,100 रुपया भी नहीं देगा। हम्म 1,100 छोड़िए, 1,001 रुपया भी नहीं इंडिया देगा। बहुत प्राइस सेंसिटिव बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजीज के लिए कोई आपको प्रीमियम नहीं देता है। हम्म टेक्नोलॉजी माँ का एडॉप्शन तभी होता है जब वो कॉस्ट एफिशिएंट हो। हमने देखा है कि इंडिया में कैसे टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हुआ। हम्म अब सब लोग पेटीएम या यूपीआई यूज करते हैं। मतलब जी आज की डेट में अगर मैं अपना पर्स खोलूंगा तो शायद 100 रुपये भी ना ये निकले। एक तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम, मतलब कि एक तरीके से कम प्रॉब्लम बोलिए या समहाउ इस तरीके से सेंट्रलाइज हो गया है चीज़ें कि अब कैश तो मतलब मिलना इम्पॉसिबल है। क्या किसी को, कई बार तो लोग, मैं देखता हूँ स्टाफ हमारे किसी से 50 रुपये 100 रुपये, मैं भी कई बार अपने स्टाफ से, भाई 50 रुपये देना मेरे पास, तो अब मैं तुम्हें यूपीआई कर देता हूँ। ये तो कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो बिल्कुल, तो प्रॉब्लम नहीं है तो सॉल्यूशन है सर। हाँ, हाँ, सॉल्यूशन क्योंकि क्योंकि अब मैं समझो सब्जी लेने गया। जी अब क्या होता है, मैंने समझो करेला ले रहे हैं, अब 6 करेला मैं ले रहा हूँ। तो पहले वो आधा किलो देता था क्योंकि उसको मालूम था 20 रुपया मुझे देगा। राइट अब ये 4 करेले होते हैं 400 ग्राम। तो मैं उसको बोलता हूँ भैया मैं तो ऐसे भी यूपीआई से पे करने वाला हूँ, तो हम्म तुम्हें क्या दिक्कत है? तो का सो टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन ऐसे ही होता है और हम ऐसी टेक्नोलॉजी की कंपनियां खोज रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो कि फ्यूचर को बदलाव लेके आए। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, बेसिकली एंजल एक राउंड या एंजल इन्वेस्टिंग कंपनी के तौर पे ही हम लोग आपको जानते हैं, तो एंजल राउंड के आगे भी क्या आप लोग कंपनीज को असिस्ट करते हैं फर्दर, या फिर आपका रोल खत्म हो जाता है एक बार आप एंजल राउंड उन्होंने किया या फिर नेक्स्ट राउंड में मूव हुए, तो आपका रोल कहाँ तक रहता है उनके साथ में, एक स्टार्टअप के साथ में? तो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो हमारी एक कंपनी है, अस्काई है। हम्म ये ड्रोन से डिलीवरी करती है। हम्म
ठीक है, ये गुड़गांव में ऑपरेशनल है, महीने के 2 लाख पैकेजेज करती है। इसको हमने और इन्वेस्ट किस एरिया में मेजरली ये गुड़गांव में, गुड़गांव में ही? हाँ, ओके। जो भी प्रीमियम सोसाइटीज हैं हम्म। उनके पॉट्स लगे हुए हैं, ड्रोन आती है, हम्म। सामान बिंच से नीचे आता है और वो सामान उसमें चला जाता है, एक वॉकर आता है, पिन डालता है, सामान निकालता है, जिस घर का है उसको सामान लेके आता है। ये बहुत 2 बड़ी समस्या सॉल्व कर रहा है। अभी मैं यहाँ से मैं अभी जहाँ आपके यहाँ पास आया तो मैंने आपको शायद बोला था 30 मिनट मुझे लगेंगे, आने में मुझे कुछ 90 मिनट लगे। तो जी। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं होता है, और बिल्कुल। गुड़गांव का तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, हम्म। क्योंकि अगर हम जिस जगह हैं वहाँ से गुड़गांव जाना है तो 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं। जी। तो बट ड्रोन से जब डिलीवरी होती है तो 20 मिनट में नोएडा से गुड़गांव में डिलीवरी हो जाती है किसी ओके। भी समय। हम्म। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उसको लाइट नहीं चाहिए, ऑटोनोमस है। आपने डाल दिया प्लेस ए टू प्लेस बी, अपने आप वो उड़ेगी, प्लेस बी पे जाएगी, अपना काम करेगी। तो आप बस मॉनिटर करने की जरूरत है। तो क्या इसमें चैलेंजेस जितने अभी जैसे वेदर का चैलेंज है, लेट्स सपोज जैसे रेनी सीजन है, तो उसके इसमें सिनेरियोज उनको डिफिकल्टीज नहीं आती कुछ? बहुत तेज हवा चल रही है तो ड्रोन उड़ाना सेफ नहीं है। बहुत तेज बारिश है तो सेफ नहीं है। रिमझिम बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। राइट। हाँ, ये काफ़ी स्टडी ड्रोन्स हैं उनकी। और वेट अच्छा खासा कैरी कर सकती है या 5 फिर? किलो तक का वेट अभी कैरी करती है, 25 किलो भी कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ इसलिए है कि जैसे हिली एरिया में ये बहुत बड़ा इनोवेशन हो सकता है। जैसे अभी बाढ़ की सिचुएशन बहुत सारी एरियाज में, या जैसे अभी क्लाउड बर्स्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, या कई बार देखते हैं कि जितने भी माउंटेन एरियाज हैं, कम्युनिकेशन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, तो आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में अगर आपको कुछ कैरी करवाना है या फिर कुछ ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट आपका कुछ मैसेज है, तो वो भी आई गेस एक बहुत बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। और ये हम्म। ड्रोन्स का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में बिल्कुल होता है। तो हम O2 में ड्रोन्स से बहुत प्यार करते हैं। हमें ऐसा मानना है कि ड्रोन्स फ्यूचर्स को बहुत अच्छे तरीके से बदलेगा, और इंडिया में ड्रोन का जो इवैल्यूएशन है बहुत ही अच्छा हुआ है, जो विस्तार हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आप ड्रोन दीदी ले लीजिए, गाँव में आप जाइए, किसान को आदमी नहीं मिलते हैं पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। खेत बड़े हैं तो आप कैसे करेंगे? अगर आपका 1 एकड़ का ज़मीन है तो उसको स्प्रे करने में, चूँकि मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा हुआ हूँ, मैंने मेरी पढ़ाई जो ग्रेजुएशन है हॉर्टिकल्चर में है, तो थोड़ी एग्रीकल्चर की जानकारी है। तो 1 एकड़ को करने में मोटा-मोटी 4 से 6 घंटे लगते हैं। ड्रोन वही काम 15 मिनट में करता है, और उससे कम पैसों में। तो अगर मैं उससे कम पैसों में कर रहा हूँ तो कोई क्यों नहीं लेगा? राइट। हाँ, तो ये सबसे तो तो हम ऐसे स्टार्टअप में आप स्केलिंग मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली अडेप्शन इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इनोवेशन तो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट जैसे उसको बहुत क्विकली अडेप्ट नहीं करते हैं। ये एक इंडियन मार्केट का एक देखा जाता है कि अगर कुछ भी नया है तो उसको इस तरीके के प्रोडक्ट को जब आप, क्योंकि ऑब्वियसली एज ए इन्वेस्टर आपके लिए तो बहुत बड़ा एक मैटर करता है कि कोई भी चीज़ आपको एक रेवेन्यू निकाल के दे, एक अच्छे लेवल पे स्केल करे। तो वैसा स्केल की पॉसिबिलिटीज आपको दिख रही है इन टर्म्स ऑफ मनी या अर्निंग वाइज? अ, हम अब जो पैसे हमने लगाए हैं, हमारा बहुत एक छोटा-सा फिलॉसफी है। जी। जिस दिन हम पैसे लगा देते हैं, उस पैसे को हम अपने बैलेंस शीट में ज़ीरो लिख लेते हैं। इस उम्मीद के साथ ये जो ज़ीरो है, जितने पैसे हमने लगाए हैं उसके राइट साइड में ऐड हो जाए, और 1 नहीं कम से कम 2 हो जाए। ये हमारी थॉट प्रोसेस है। जी। एडॉप्शन बिल्कुल हमें दिखता है कि ये बहुत अच्छा एडॉप्शन होने वाला है इनका, तभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रप्टर है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो टिपिकली कोई भी पिच डेक में टैम सैम सॉम होता है। राइट। हम बोलते हैं, हम देखते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रप्टर हो तो टैम सैम सॉम आपकी जो भी कैलकुलेशन है गलत है। किसने सोचा था कि अमेजन जो है 2025 में इतने सारे पैकेजेस डिलीवर राइट। करेगा? हाँ, किसने सोचा था कि 10 मिनट डिलीवरी जो है एक बन जाएगी? बचपन में तो हम ही 10 मिनट की डिलीवरी पार्टनर थे अपनी राइट। पेरेंट्स के लिए। घर पे कोई आ गया, बेटा जाओ
ये ले आओ। हमने साइकिल निकाली, गए, लेके आए, हम 10 मिनट। खुद ही ज़ेप्टो और हाँ, हम ब्लिंकिट हम ही पे सब कुछ थे और हम भी ज़ेप्टो की तरह चार्ज करते थे। राइट। एक चॉकलेट शायद हमारा चार्ज होता था हाँ। या बचे हुए पैसे जो छुट्टे बच गए वो हमारे होते थे। तो हम भी ज़ेप्टो थे। आज की डेट में वो संभव नहीं है चूँकि हाई राइज़ हो गए हैं। लेकिन आप देखिए मतलब कुछ भी घट गया, एक छोटा-सा सामान घट गया तो आप फटाक से आप ज़ेप्टो कर लेते हो, ब्लिंकिट कर लेते हो या बिग बास्केट कर लेते हो, मालूम है 10 मिनट में आ जाएगी। तो ऐसे नहीं है कि बहुत क्रिटिकल नहीं है 10 मिनट, 10 मिनट इज़ ओनली अ गिमिक है। हुँ, सच्चाई है कि उसको 15 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है, बट आराम कोई से। फ़र्क नहीं पड़ता है सर। 15 हुँ। मिनट लगे, 30 मिनट में भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बहुत रेयर होगा कि मुझे एकदम 2 मिनट के अंदर चाहिए। हाँ, तो जैसे अब कई बार क्या होता है जैसे रेनिंग है, आप इस टाइम पे आप घर से निकलना प्रेफ़र नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में भी वो आपको 25 मिनट में, 20 मिनट में आपको डिलीवर करके दे रहे हैं। फूड दे रहे हैं आपको, जो भी बाकी आपकी जितनी ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट्स है। ये तो एक बहुत बड़ा इनोवेशन है समहाउ हम जैसे लोगों के लिए तो जो कि घर से अगर निकल भी नहीं पा रहा है, स्टिल उसको उसके रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिल रही हैं, राइट? तो मुझे लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उसकी कहीं न कहीं। हाँ, बट हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं पीयूष हुँ, गोयल जी, हुँ, अभी महाकुंभ में इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। हुँ, उन्होंने कहा क्या ये इनोवेशन है? हुँ, मेरा मानना है कि ये इनोवेशन है। हुँ। इसने हमारी सोच बदली है। तो ये इनोवेशन है। नहीं, उससे इस रिलेटेड एक 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 बड़ा अच्छा एक वीडियो में अभी इन्होंने ज़ोमैटो के जो फाउंडर हैं उन्होंने शेयर किया था कि उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा उन्होंने ऑटोमेट हो नोएडा की ही कोई कंपनी है जो कि पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया है ए टू सामान उनका चेक हो रहा है, क्रॉस चेक हो रहा है, पूरा प्रोसेस हो रहा है और वो सारा कुछ ऑटोमेशन क्योंकि आप सिर्फ ऐसे ना देखिए कि अब वो पुराना कोल्ड स्टोर वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है मार्केट से हट रहा है। अब नए कॉन्सेप्ट मार्केट में आ रहे हैं जहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग, क्वालिटी चेकिंग सामान का जो हमें 5-10 मिनट में, 15 मिनट में मिल रहा है। मुझे लगता है कि डीप टेक इस प्रॉब्लम को या एआई उस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर रहा है और क्वालिटी चेक होके भी माल हमारे पास में आ रहा है। बिल्कुल आप देखिए अगर मुझे दिन के 10 ऑर्डर डिलीवर करने हैं, हुँ, तो मैं आदमी रख लूँगा। राइट। अब आप ज़ोमैटो के कोई भी फेस्टिवल हो, 31st का हो, आप हुँ, ट्विटर पे रहिए। दीपेंद्र जी के ट्वीट्स बड़े अच्छे आते हैं। जी। क्या ऑर्डर का क्या क्या ऑर्डर हो रहा है अभी? कितने बर्फ बर्फ गई, कितनी कोल्ड ड्रिंक गई। हाँ, हाँ, लार्जेस्ट उनकी जो आइटम है क्वांडम हुई, हुँ, कितने वॉल्यूम्स हैं, एक आदमी ने कितना बड़ा ऑर्डर डाला। जी, अब इन सबको हैंडल करना इतना आसान नहीं है। राइट। हाँ, अब लिस्टेड कंपनियों को भी अपनी त्रिमाही नतीजे बताने में 30 से 45 दिन लगती है, हुँ, जो सेबी का मैंडेट है, एक्सचेंज का मैंडेट है। बट उसमें भी कंपनियां हैं, टीसीएस जैसी कंपनियां हैं जो 10 दिन के अंदर देने की कोशिश करती है। इतनी बड़ी कंपनी है। राइट, राइट, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी से ही हो सकता है। हुँ, बिना टेक्नोलॉजी के जितनी डिलीवरीज हैं संभव नहीं है, और स्काई एयर उस चीज़ को और आसान बना रहा है। हुँ, क्योंकि अभी क्या होता है, जब डिलीवरी लेके आया हुँ, 10 मिनट बोलता है, तो क्या बोलता है, मेरे वेयर हाउस से आपके मेन गेट तक। हुँ, क्योंकि उसको मालूम है मेन गेट पे 3 मिनट जाएगा। राइट। हाँ, वो हाँ, नंबर लेगा, अप्रूवल का वेट करेगा, फिर वो आपके टावर में आएगा। हुँ, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। तो स्काई एयर के अगर आप किसी भी सोसाइटी में स्काई एयर का पॉड इंस्टॉल्ड है, तो हुँ, सामान वहाँ से उड़ा, पॉड में गया, हुँ, अंदर ही आदमी खड़ा है। आपने अगर कोई भी सिस्टम यूज किया हुआ हो, जो भी सॉफ्टवेयर यूज किया हुआ, माई गेट या दूसरी हुँ, कोई भी येस, नो हाँ, ब्रोकर या माईगेट कोई हाँ, भी आपने यूज की हो, जी। तो ऑटोमेट उसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ड्रोन से आ रहा है। हुँ, दूसरा उसमें क्या है, जब अभी जा रहा है तो आप क्या करो, उसका नंबर ले रहे हो, फ़ोटो ले रहे हो। हुँ, इस केस में क्या है, एक आदमी ऑलरेडी अंदर है, जिसका हुँ, आपने पूरी तरह से केवाईसी किया, उसका आधार कार्ड आपके पास है, उसका सब कुछ आपके पास में है। राइट, राइट। तो किसी भी क्षण पे कोई भी दुर्घटना होती है, तो आपको मालूम है किसको पकड़ना है। हुँ, दूसरा, आपके मेन गेट पे जो 5 आदमी सिर्फ़ इस काम के लिए हैं, वो गार्ड की ड्यूटी नहीं कर रहे। जी, जी। वो सिर्फ़ एंट्री और एग्ज़िट की कर रहे हैं। पहने हैं कपड़ा गार्ड का, हुँ, लेकिन काम कर रहे हैं एक हाँ, क्लर्क का। राइट। वो काम आपका बचता है, समय बचता है उनका, आप उसको हुँ, दूसरे तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैसा हर आरडब्ल्यूए आज की डेट में अपने खर्चे कम
मुनाफा ज़्यादा कमाने की सोच रहा है तो जो पॉड लगा है उस पर एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, एडवर्टाइजमेंट का एक हिस्सा शायद RWA को मिल सकता है, या जो जगह दी है आपने उसको आप ले सकते हैं। तो ऐसे इनोवेशन से बहुत ज़रूरत है इंडिया में, हर जगह पे, हर लेवल में, आप किसी फील्ड में ले लीजिए। हाँ, बहुत बहुत पोटेंशियली बहुत बड़ा मार्केट है हमारा, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और मुझे लगता है कि हर तरह की रिक्वायरमेंट, डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए आपको बहुत सारे इनोवेशंस की ज़रूरत है। 1-2 इनोवेशंस आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व इसीलिए वर्ल्ड अगर आज किसी भी लेवल पे कोई भी डिस्कशन करता है अभी लेटेस्ट में सेमीकंडक्टर का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। पूरा वर्ल्ड इसको लेके बात कर रहा है क्योंकि एआई इज़ समथिंग जो कि मुझे लगता है बहुत हद तक हेवीली डिपेंडेंट है उस पे। तो आप क्योंकि ऑब्वियसली आप डीप टेक में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस तरीके के का क्या स्कोप देख रहे हैं? क्या इंडियन फाउंडर्स इस पे काम कर रहे हैं? या आपके पास कोई ऐसी पिच आ रही है या समहाउ आपको लग रहा है कि हाँ, आपके कुछ सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? इसका क्या स्कोप देखते हैं आप? तो एआई के बारे में पहले बात करूँगा, सेमीकंडक्टर पे बाद में आते हैं। जी, जी। अक्सर मुझे एआई के पिच आते हैं और मैं हुँ, बहुत सारे पिच कंपटीशन में भी जाता हूँ। वो अपना नाम कुछ भी rajesh.ai रख लेंगे। हुँ। मैं बोलूँगा अच्छा एआई क्या है आपका? सर ये पिच डेक जो है ना, मैंने एआई से बनवाया है। अच्छी बात है। तो आप एआई कंपनी नहीं हो सर। राइट। Until unless you are generating your revenue because through AI, you are not a AI company. तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट है वी जीनोमिक्स करके, जो कि रेयर डिजीजेज के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रही है यूजिंग अ एआई। एंड सो दिस इज अ application of biosciences and computer sciences, हुँ, and the founder is too good, so she understand very few bio guys understand computers, and so they are trying to find a solution. Rare disease by definition itself is a rare, मतलब हुँ, लाख, 1 लाख, 10 लाख में एक होगा, बट सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। हुँ, एंड इस तरह की बीमारियां मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि उनके क्लोज ब्लड ग्रुप्स में मैरिजेज होती हैं। हुँ, तो जो जो एक गोत्र की बात होती थी कि भाई गोत्र में शादियां नहीं कर सकते, हुँ, उसके पीछे एक साइंस है हमारा। हम पहले से साइंस में बहुत आगे हैं, मतलब हुँ, विज्ञान में क्षेत्र में हम बहुत आगे थे, हुँ। मतलब ज्ञान के क्षेत्र में भी आगे हैं। हाँ, जितने भी प्रेडिक्शंस पास्ट में आज के डेट में जिसको हम साइंस का नाम दे देते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र इतने बढ़िया तरीके से डिफाइंड है कि मुझे लगता है कि आज के डेट में वो साइंस जो हमें सारी चीज़ें पता है कि कब किस डेट में कौन-सा फेस्टिवल होना है, क्या होना है, तो वो बहुत हद तक क्लैरिटी है हमें। दिस इज़ मैजिक ऑफ हमारे इंडियन सिविलाइजेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है। जी। बिल्कुल, जंतर मंतर आप चले जाइए, जयपुर चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हुँ, मतलब ऐसी घड़ियां जो सब कुछ आपको बताती हैं। मतलब तभी कंप्यूटर तो थे नहीं, जी। बट वो कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन उन्होंने भी बड़ी अच्छी की है। हुँ, तो हम इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम सेमीकंडक्टर के मामले में पीछे रह गए। हुँ, कंजम्पशन हमारा सेमीकंडक्टर का बहुत ही अच्छा है। आप आज की कोई भी गाड़ियां ले लीजिए, हुँ, उसमें सेमीकंडक्टर का कोई ना कोई चिप लगा हुआ है। राइट। आप मोबाइल फ़ोन लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक कोई भी छोटा-सा गैजेट लेंगे उसमें एक ना एक चिप लगा हुआ है। पहले हुँ, ट्रायोड्स आते थे, डायोड्स आते थे, 6 6 लेक्स चिप्स आती थी। हुँ, आज इतनी कॉम्प्लेक्स उसी छोटी सी चिप में इतनी सारी की चीज़ें आप कर सकते हो। राइट। तो उस मामले में हम थोड़ा पीछे हैं, बट कुछ कंपनियाँ अच्छी कर रही हैं। और अगर मेरा ये कोई सुन रहे हैं जो कोई सेमीकंडक्टर में कुछ अपना करना चाहते हैं, तो rajesh@totoengines.net पे हमसे संपर्क करें। हम एक अच्छी सेमीकंडक्टर कंपनी में पैसा लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। हमने बट हम चूँकि अर्लीयर स्टेज में आते हैं, तो हमारी वैल्यूएशन की एक लिमिटेशन होती है। बट हम बिल्कुल देख रहे हैं सेमीकंडक्टर में, और हमारा मानना है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाया जा सकता है। इंडिया के पास ना पानी की कमी है, ना बिजली की कमी है। अभी जैसे मोदी जी ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि इंडिया 2025 के क्लोज से पहले सेमीकंडक्टर अपना फर्स्ट लॉन्च कर देगा। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर 1 साल का डिले भी होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, देखिए डीप टेक में
अगर कुछ भी चीज़ें करनी है तो थोड़ा आगे पीछे होगा। कई बार आप किस्मत के धनी होते हो तो थोड़ा पहले हो जाएगा, कई बार आप किस्मत आपकी खराब होती हो। जैसा हुँ। मैंने आपको कर्निक्स माइक्रो जी, जी। सिस्टम के बारे में जी। बताया, उनका इंतज़ार 15-17 साल का है सर। हुँ, तो अगर आप कोई भी डीप टेक करने वाले हो, तो अगर आपका होराइज़न 15-17 साल का नहीं है ना, हुँ, तो इस मामले में ना पड़ें। मुश्किलें आएँगी, ये खाने-पीने का व्यापार नहीं है हुँ, कि आपने दुकान खोला, ग्राहक आने लगेंगे, ठीक है? 1 ही ग्राहक आएगा, 2 ही ग्राहक आएगा। हुँ, खाने-पीना और आप अच्छा खाना-पीना बनाओगे, तो आपका धंधा चलेगा। हुँ, ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि विश्वास की चीज़ है, और विश्वास ऐसे कैसे करेंगे? हुँ, बड़ी मुश्किल, क्या कैच 22 सिचुएशन है। हुँ। अच्छा होगा तो हम लेंगे, जब तक मैं प्रोडक्शन बहुत नहीं करूँगा तो मुझे पता जी। कैसे चलेगा कि मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ? हुँ, हाँ, और हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया में बहुत टैलेंट है। सेमीकंडक्टर हो, कुछ भी हो, विज्ञान के हुँ, मामले में बहुत आगे है। मैं एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। सेमीकंडक्टर रिलेटेड नहीं है, बट बहुत इनोवेटिव इनोवेशन है। ये है, हमने एक कंपनी हमारी है, हमने जिसमें इन्वेस्ट किया है, वो है स्पेसफील्ड। ये सॉलिड प्रोपेलेंट बनाती है। अब इनकी कहानी चालू होती है, ये उड़ीसा से आते हैं। तो इनकी एक रॉकेटरी टीम थी। अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम है, और उस डैम को नापना है, क्या हालत है। तो हुँ, ड्रोन आप उड़ा नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। तो उन्होंने कुछ प्रोपल्शन करके वहाँ पे उड़ाया, और उस डैम का निकाला, और ये न्यूज़ में आया। अब देखिए हमारी सरकार कितनी सजग है। उस न्यूज़ को पढ़ के पीएमओ को आदमी उनको मिलने आते हैं। हुँ, अब कॉलेज के जो डीन हो या चांसलर जो भी हैं, वो सोच रहे हैं यार ये क्यों आ रहे हैं, इनसे मिलने क्यों आ रहे हैं, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा। देखिए शक कितनी बड़ी है। अब वो आए, उन्होंने पूछा क्या किया, सारा वेरीफाई किया, उन्होंने उसको काफ़ी शाबाशी दी। हुँ, आज वो कंपनी, हमने इन्वेस्ट किया 2 साल पहले, और उन्होंने, और हमने तब इन्वेस्ट किया था जब उनके एक क्लाइंट के साथ में उनकी बातचीत चल रही थी, हुँ, किसी ऑर्डर को लेके। उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई, उन्होंने बिल नहीं काटा था, फिर भी हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे पता था ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। इंडिया में 2 ही कंपनियां और हैं जो सॉलिड प्रोपेलेंट बनाती है, एक सोलार एक्सप्लोसिव और दूसरा प्रीमियर एक्सप्लोसिव। तो प्रीमियर एक्सप्लोसिव का मैंने फंड रेज किया था, तो मुझे पता था कि सॉलिड प्रोपेलेंट क्या है। मुझे लगा, और ये अच्छी ग्रीन प्रोपेलेंट की बात कर रहे थे, हुँ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉलिड प्रोपेलेंट की बात कर रहे थे। तो हमने कहा इसमें हमें हमें इनको बैक करना चाहिए। उसके बाद और लोग आए। तो जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक हुँ, उनके फंड, नए राउंड की फंड रेजिंग की न्यूज भी आ जाएगी। हुँ, तो एक छोटा राउंड कर रहे थे वो 25 करोड़ का, जो जो उनको अगर आज की डेट में जो कमिटमेंट है 25 करोड़ से कहीं ज़्यादा है। हुँ, और पहले राउंड में हमने इन्वेस्ट किया था, और इस राउंड में भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका एक सवाल था कि हम कितना बैक करते हैं एक कंपनी को। तो हम हुँ, कंपनी को कम से कम आज की डेट में 3 राउंड करते हैं। तो स्काई एयर में हमने सबसे पहले, जैसा हमने चालू किया था स्काई हुँ, में बताया था, जब उन्होंने ड्रोन फ्लाई किया, वैक्सीन फ्लाई की थी हैदराबाद में, हम उनको अप्रोच किए, उनसे बात की, हुँ, 40 दिन के अंदर में हमने उनको कमिटमेंट दी, और हमारा मानना था कोई ना कोई इनको बैक करेगा। राइट। लेकिन हमें नहीं पता था चिराटे जैसा वेल नोन वीसी इनको बैक करेगा। हुँ, ठीक है, और हमने जब पहले कमिटमेंट दी तो कुछ छोटी अमाउंट 50 लाख की दी थी, और लास्ट होते होते हमने उससे कहीं कहीं ज़्यादा किया, 3 गुना 4 गुना से ज़्यादा किया पहले राउंड में। फिर दूसरे राउंड में भी हम पैसे लगा रहे हैं, अभी वो पैसे और रेज कर रहे हैं, उसमें भी हम पैसे और डालेंगे। तो 3 राउंड तो हम करेंगे ही करेंगे। अब जी। जब तक हमारा चौथा किसी में हम कमिटमेंट नहीं करते हैं चौथे राउंड में, हुँ, तब तक हम बोलेंगे नहीं कि हम 4 राउंड करते हैं। अगर आगे कभी जब ऐसा मौका होगा तब बताएंगे कि हम कितने राउंड करते हैं। बट हम बहुत ही वो इन्वेस्टर हैं जो कि फाउंडर को छोड़ देते हैं। हुँ, लेकिन फाउंडर अगर रात को 1 बजे भी फ़ोन करता है तो मेरे कान खुले हैं उनकी बातें सुनने के लिए। हुँ, कई बार जब समस्या की चर्चा होती है ना, तो समस्या का समाधान हो जाता है। आई मे नॉट बी अ टेक्नोक्रेट, आई एम बीएससी हॉर्टिकल्चर, हुँ, एमबीए फिनांस,
आई एम नॉट इवन इंजीनियर, हम्म, बट larger problems requires a simpler approach. छोटे एग्जांपल देता हूँ और बहुत लोगों ने देखा होगा। एक बार एक गाड़ी बनने आई कहीं पे, और गाड़ी बनने में 1 महीना लगा। जी, तब तक उनके यहाँ पे रिनोवेशन हो रहा था। तब हुआ क्या कि भाई जो रिनोवेशन करने आया तो गाड़ी की कुछ हाइट से थोड़ी सी नीचे उन्होंने गेट लगा दी, मतलब ब्लॉकेज डाल दिया। अब सब लोग सोच रहे हैं क्या किया जाए, कैसे गाड़ी को निकाला जाए, तोड़ा जाए, क्या करें। कोई स्मार्ट सा आदमी आया, उसने कहा सर इसके गाड़ी के पहिए में से हवा निकाल देते हैं, 2 इंच नीचे हो जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी। तो कठिन समस्या थी और उसका राइट, सॉल्यूशन बहुत कुछ हो सकता था। मतलब किसी ने कहा गाड़ी के सारे पार्ट्स अलग कर देते हैं, बाहर जाके फिर जोड़ देते हैं। किसी ने कहा पूरा दीवार तोड़ देते हैं, किसी ने कहा पीछे एक और गेट बना देते हैं। तो समस्याओं का समाधान अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन सबसे सिंपल कॉस्ट एफिशिएंट क्या है ये सोचना फाउंडर का काम है। क्योंकि फाउंडर बनना बहुत आसान है, 25,000 रुपये में आप फाउंडर बन जाते हैं। जी, मज़ा उसके बाद चालू होता है जब आप एक एम्प्लॉय रखते हो, जी, उसकी सैलरी गिरने की चिंता आपके सर पे आती है। तो बहुत मुश्किल काम है, मेंटली टायरिंग है, बहुत लोन जर्नी है। लेकिन हम उस जर्नी को सपोर्ट करने के लिए हैं। हम सबकी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन करेंगे। नहीं, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं उससे कहीं न कहीं एक इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे अभी वर्ल्ड में जितने भी अगर आप टॉप लेवल के फाउंडर्स देखें या सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने वाले जो फाउंडर्स हैं वो टेक बैकग्राउंड से आते हैं। अगर आप यूएसए की टॉप 10 कंपनीज़ के नाम निकालें, बट इंडिया के अगर वो निकालें तो शायद ही उसमें से आपको 2-3 टेक वाले लगेंगे, बाकी सारे आपको लगेंगे कोई पेट्रोलियम इंडस्ट्री से है, कोई किसी और इंडस्ट्री से है। तो यहाँ पे गैप क्या है? क्योंकि जब टेक इस तरीके से ग्रो हो रहा है, राइट? एआई इस तरीके से इवॉल्व हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा टेक बना रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा एआई बना रहा है। बट इंडिया में उस तरीके से जो एक ट्रेंड एक होना चाहिए, जितना पैसा एक्चुअली में बनाना चाहिए, हम ट्रेडिशनल कंपनीज को छोड़ देते हैं। जो आईटी की कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, टीसीएस, उन्होंने पैसा बनाया, बट अभी की डेट में देखिए आप पिछले कुछ टाइम से तो उनका भी ना मतलब बहुत स्ट्रांग जर्नी नहीं है। मतलब मिड विड में जाके और कहीं ना कहीं रुक रही है, उनकी ग्रोथ रुक गई है एक तरीके से। हाँ, आने वाले टाइम पे शायद कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिल जाए। तो इसका रीज़न आपको क्या लगता है कि कहाँ इंडियन टेक लैग कर जा रहा है ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे, जब हम इसको देखते हैं तो? क्योंकि ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे जैसे मैंने मेंशन किया, मैक्सिमम पैसा बड़ी कंपनीज ही बना रही हैं, मतलब टेक कंपनीज ही बना रही हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ वो बनाने वाले लोग कौन हैं? हैं तो इंडियन ही, राइट। देसी लोग ही हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे इंडियन लोगों ने पैसा बनाया है। सवाल ये है कि हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। 10 साल पहले इंडिया में कितने स्टार्टअप थे? 1000। डील्स किसी के साथ कोई शेयर नहीं करता था, एकदम क्लोज नेटवर्क होता था, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देता था। आज की डेट में 2,25,000 30,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड भी होंगे। तो मतलब मोटा मोटी 2.5 लाख के करीब स्टार्टअप्स हैं, और डील्स की कोई कमी नहीं है मार्केट में। एक्सेस ऑफ कैपिटल की भी कोई कमी नहीं है। अच्छे फाउंडर्स को बैक करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है जी। तो अब जो सिस्टम है, किसने सोचा था सर कि इंडियन कंपनी जो है ड्रोन से एक मिसमराइजिंग ड्रोन शो करेगी? देखा होगा अयोध्या में, देखा जी, होगा जी। कहीं बहुत सारे इंडियन कंपनी है। अब उसका एप्लीकेशन देखिए, अगर मैं 5,000 ड्रोन उड़ा सकता हूँ, एक जो ड्रोन है वो डिस्ट्रक्टिव है, राइट, राइट, राइट। उसमें आप 200 ग्राम कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, तो कितना बड़ा तहलका मचा सकता है दुश्मन देशों में। अपने देश में भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। राइट। तो एंटी ड्रोन्स भी हैं उसके लिए, ऐसा नहीं है कि एंटी ड्रोन्स नहीं है, एंटी ड्रोन्स भी हैं। तो हम बहुत आगे जाएंगे सर। और टेक में मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो, कि मैं यूनिकॉर्न को नहीं मानता हूँ,
वैल्यूएशन वाइज यूनिकॉर्न का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपका टॉप लाइन यूनिकॉर्न वाला नहीं है तो आप यूनिकॉर्न नहीं हो। मतलब आप 100 करोड़ का सेल्स करो, 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, कोई मतलब नहीं है। तो आप कम से कम 8,500 करोड़ का टर्नओवर करो तो मतलब है। और ऐसी कंपनियां इंडिया में बहुत आएंगी, क्योंकि जो इंडिया में डेमोग्राफिक चेंजेज हो रहे हैं वो बहुत गजब लेवल का है। पहले था पुअर और रिच, फिर आया मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास और रिच के बीच में 3 क्लास है, पुअर और मिडिल क्लास के बीच में 3 क्लास है। और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है। सूनर और लेटर, थैंक्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, आई थिंक इंडिया में कोई पुअर नहीं बचेगा। वैसे भी आज के डेट में किसी को अगर थोड़ा सा भी उसने पढ़ा लिखा है और उसके पास मोबाइल है तो उसको खाने की दिक्कत नहीं, सरकार बहुत देती है। ठीक है। गांव गांव में हाँ, बिल्कुल पहुंच चुका है। खाने की तो दिक्कत नहीं है खाने देश की में। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो हम्म खाने की दिक्कत नहीं है, तो जब आपका खाना सॉर्टेड है और आपके पास समय है तो कुछ तो सोचोगे। अच्छा सोचोगे, बुरा सोचोगे। ठीक है, बुरा सोचोगे डिस्ट्रक्टिव होगे। जैसा बहुत समय पहले बिहार में हुआ था कि आपके पास कोई रोजगार नहीं था तो आप बुरा सोच रहे थे। हम्म हाँ, या अच्छा सोचोगे तो स्टार्टअप होगा, और स्टार्टअप अगर अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन होगा, नहीं आएंगी। इंडिया पेटेंट के मामले में काफ़ी अच्छा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं इंडिया से। कौन कर रहा है ये काम? इंडियन कर रहा है। हो सकता है IIT ना IIM वाले ना हो, और हमारा फोकस है जो O2 में हम, हमारे लिए बहुत ज़रूरी ये नहीं है कि वो IIT का फाउंडर हो, क्योंकि IIT के फाउंडर्स को सर्व करने के लिए बहुत सारे फंड हैं। उनका खुद का क्लोज नेटवर्क इतना स्ट्रांग है जो। तो हमारे कुछ 27 इन्वेस्टमेंट हैं डीप टेक में, और उसमें से शायद 2 ही हमारे फाउंडर्स हैं जो IIT के हैं। तो हमारे जनरली जो हमारे फाउंडर्स हैं वो नॉन IITians हैं, और उनमें जो है अच्छे फंड्स आ रहे हैं, अच्छे लोग पैसा डाल रहे हैं, तो और उनका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। तो हमें लगता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है शायद सही है। आपके हिसाब से सिर्फ IIT IIM ही मतलब इस मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है, बल्कि वो हर एक इंसान जो इनोवेटिव सोच रहा है, जो थोड़ा अपने आप को कुछ एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, वो आपसे अप्रोच कर सकता है अगर उसके पास कुछ इनोवेशन अच्छा है तो। इंडिया के किसी भी गांव में बैठा हो, हम्म उसके पास इनोवेटिव आइडिया है और वो लिंक्डइन पे है, तो हमें अपना मैसेज भेजे। हाँ, क्या बना रहा है उसके बारे में थोड़ी सी 4-5-6 लाइन में बताए और हमें अच्छा लगा तो हमारी कैलेंडर जो है खुली है। हम रात को 1 बजे भी, हमारी अगर आप मेरी कैलेंडर खोलेंगे तो आपको रात बजे का 1 बजे का भी स्लॉट मिलेगा, और सुबह के 6 बजे का भी स्लॉट मिलेगा। और हम इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, लेकिन मेरे पास भी लिमिटेड टाइम है। नहीं, मैक्सिमम लोग सब ट्रैप में फंस जाते हैं। कई लोगों को अपने से आपने अभी कुछ देर पहले मेंशन किया कि पहले इन्वेस्टर को ढूंढना, या स्टार्टअप की ही मतलब जब स्टार्टअप ही 1000 है तो इन्वेस्टर कहाँ से मिलेंगे आज की डेट में। तो अगर सही से कोई अगर सर्च करने जाए तो लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अगर 1 घंटा अपना टाइम दे तो कहीं ना कहीं उसको 10 अच्छे इन्वेस्टर कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे, और वो अपने कमेंट से, अपनी चीज़ों से, अपने आइडिया से उसको कहीं ना कहीं पिच कर ही सकता है। बाकी रास्ते तो खुल ही जाते जब एक बार अब वो। मैं तो जो नया आइडिया जिसके दिमाग में चल रहा है ना, वो हमको भी अप्रोच ना करे। इनक्यूबेटर्स इतने सारे हैं, आप गूगल कीजिए, आपके एरिया में 2-3 मिल जाएंगे। हो सकता है 50 किलोमीटर दूर हो, आप वहाँ पे जाके आइए। आज के डेट में इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, नेटवर्किंग इवेंट हो रहे हैं, आप उसको अटेंड कीजिए। हो सकता है कुछ फ्री के हों, कुछ पैसे लगेंगे। राइट। तो पैसे तो क्या अच्छा, एक इनक्यूबेटर को टच करने के कई कई लोग, कई स्टार्टअप फाउंडर्स बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार कुछ लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, वो उनसे कुछ ना कुछ अंट-शंट के पैसे, पिच डेक के चलो पिच डेक मानता हूँ, बेसिक चीज़ें तो समझ में आती हैं। बट कई बार उनको वो इन्वेस्टर के पास ना ले जाके
समहाउ वो गोल-गोल घुमाते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए अप्रोच मतलब जो भी इन्वेस्टर या जो भी स्टार्टअप फाउंडर चाहता है कि मैं इन्वेस्टर ढूँढूँ, उसको आप कुछ सिंपल स्टेप्स दे सकते हैं कि उसका क्या गो टू अप्रोच क्या होना चाहिए उसका इन्वेस्टर को ढूँढने का या इनक्यूबेटर को लेजिट इनक्यूबेटर को ढूँढने का स्टेप क्या होना चाहिए? कि लेजिट इनक्यूबेटर ढूंढने का तो बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जितने भी इनक्यूबेटर होंगे स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे वो रजिस्टर्ड होंगे, ओके। तो वहाँ से ढूंढ सकते हैं। कोई ना कोई उसको मान्यता प्राप्त होगी। जहाँ तक बात आती है, बिचौलिए से हमेशा बच के रहना चाहिए। हुँ, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और फाउंडर को चाहिए कि सही सवाल पूछे। हम जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका डिलीजेंस करते हैं। हुँ, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने फाउंडर को कि आप भी हमारा डिलीजेंस कीजिए, हमारी जो इन्वेस्टी उनसे बात कीजिए, हम किस तरह के हैं, क्योंकि ये लॉन्ग जर्नी है। तो हुँ, सही सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही सवाल नहीं पूछेंगे तो हो सकता है आपको सही जवाब नहीं मिलेगा, आप फंस जाएंगे। हुँ, और किसी भी तरह का फोमो नहीं होना चाहिए, यार ये बस छूट जाएगी, अरे आज छूट जाएगी, कल दूसरी बस आ जाएगी। हुँ, इतनी बड़ी जिंदगी में एक दिन में क्या हो जाएगा, एक इवेंट राइट। आपका छूट जाएगा तो जो क्या होगा, इस डर को आप छोड़िए। एज अ फाउंडर आप जो इन्वेस्टर के लिए अपनी कंपनी नहीं बना रहे हैं, आप एक फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं। अब इसका जायजा कौन करेगा कि आप फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? आपका कस्टमर। हुँ, तो कस्टमर से बातचीत कीजिए, पोटेंशियल कस्टमर से एक सर्वे कीजिए, प्राइमरी लेवल सर्वे कीजिए कि मैं ऐसा बना रहा हूँ, हुँ, कि क्या लगता है आप इसको लेंगे? अगर लेंगे तो क्या प्राइस पे लेंगे? फिर एक्सेल शीट पे आइए और देखिए कि इस पैसे पे बेचने के बाद क्या पैसा बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ, जब आपको आइडिया आता है ना, तो सबसे पहले उस आइडिया को उस आदमी के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ को फाउंडर बनने को तैयार हो। हुँ, अकेला तो ठीक है, अकेला चलो बहुत अच्छी बात है, बट कितनी दूर जाओगे, थक जाओगे। 2 आदमी हुँ, रहोगे तो अच्छा रहता है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तीन तीन पहिए वाले वाहन, क्योंकि चलती बड़ी तेज है, खासकर जब ट्रैफिक जाम हो। जी। लेफ्ट राइट करके वो निकल जाती है। और 3 एक अच्छा नंबर है, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो हम कोई कंपनी है जिसमें 2 ही फाउंडर हैं, अब किसी बात पे विवाद हो गया, हुँ, तो उसका निपटारन कौन करेगा? किसी बाहर वाले के पास जाओगे? वो तो सॉल्यूशन क्या देगा बल्कि तो आप 3 रहोगे तो 2 लोगों मेजॉरिटी से फैसला होता है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। 2 लोग जिस चीज़ को मानते हैं वो सही फैसला है। और फैसला सही है या गलत है, इसका फैसला सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है वक्त। आज जो मैंने फैसले लिए थे सही थे या गलत, समय आने पे ही पता चलेगा। जी। हाँ, तो सबसे ज़रूरी है कि को फाउंडर को ढूंढें। इनक्यूबेटर मिल जाएंगे, बड़े आसान है सर, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। हुँ, तो पैसे आज की डेट में, मतलब कोई भी स्टार्टअप को 40-50 लाख रुपया मिलना आसान है। बट अगर आपकी सोच यही है कि हमें सरकार से 10 लाख रुपए लेके अपनी ज़िंदगी चलाऊं, तो आप मुश्किल में हैं। हाँ, फिर तो एक रॉन्ग आपका अप्रोच। बहुत गलत है अप्रोच। और बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि चलो यार ले ले, सरकार पैसा बांट रहा है, ले लेते हैं। आप नहीं, इवन इवन अब तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी अभी रिसेंट में देखने को आए हैं जहाँ पे बड़े स्टार्टअप्स ने भी मतलब पैसा तो इधर-उधर कर ही दिया है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो जिसका इंटेंशन ही वही है, जैसे आपने अभी एक एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि यूनिकॉर्न होना ही सब कुछ नहीं है। आपको मतलब पूरे अगर आप अपने मैट्रिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, तो समहाउ कहीं न कहीं एक जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो नहीं मिलेगा। सर आपका अगर हम 3 ईयर की अगर इन्वेस्टिंग जर्नी की बात करें लास्ट की 3 इयर्स की, तो कैसे रही और आगे आप इन्वेस्टमेंट को लेके आने वाले 3 ईयर या 5 ईयर में कैसे देख रहे हैं अपनी जर्नी को? और किस तरीके के स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्ट करना प्रेफ़र करेंगे? तो O2 से पहले की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। जी। तो जैसे मैंने बताया, मैंने हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद MBA फिनांस किया, हुँ, उसके बाद इंडिया इन्फोलाइन में मैं गया। इंडिया इन्फोलाइन उस समय स्टार्टअप था, लेकिन वर्ड स्टार्टअप इकोसिस्टम में नहीं था।
स्टार्टर का मतलब क्या है, प्यून से लेके हायर अप का इंटरव्यू जो है मालिक ही लेगा। और मेरा इंटरव्यू निर्मल जी और वेंकट जी ने लिया था। उसके बाद मैं लकी था कि मैं मर्चेंट बैंकिंग जो नाम होता लाइसेंस है सेबी का, तो बॉब कैपिटल मार्केट जो बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडी थी उसमें मैं एज अ मर्चेंट बैंकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर गया। आईपीओ करने का मौका मिला। और आईपीओ भी किसका किया मैंने, बैंक ऑफ बड़ौदा का, पेरेंट कंपनी का, जिसमें मुंदा जी के साथ में काम किया जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने। उनके साथ 4 महीना उनकी गाड़ी में वो मुझे रात को छोड़ते थे। बहुत ही अच्छी जर्नी रही वो। उसके बाद पीएनबी किया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स किया, जो भी बैंक के इशू आए उस समय हमने सब किया। कर्नेक्स का भी आईपीओ किया। आज तक अपनी ज़िंदगी का सबसे छोटा आईपीओ जो किया है वो 12 करोड़ का किया था। वो भी एसएमई आईपीओ नहीं था, मेन बोर्ड आईपीओ था और मिड कैप आईपीओ था। हाँ, और यूनिप्लाई करके कंपनी थी, नंबर 3 कंपनी होती थी प्लाईवुड में। अनफॉर्चुनेटली टेक ओवर के बाद वो कंपनी बंद हो गई है। वहाँ पर पार्ट एंड पार्सल होती है, कंपनी जब तक थी अच्छा कर रही थी। उसके बाद वहाँ से मैं यूटीआई सिक्योरिटीज़ में गया। यूटीआई सिक्योरिटीज़ इसलिए गया कि जब आप एम्प्लॉय होते हो तो आपका नेक्स्ट हंटिंग ग्राउंड जो नियरेस्ट कंपटीटर होता है वही होता है जी। और बॉब भी अच्छा कर रहा था लेकिन यूटीआई उससे ज़्यादा अच्छा कर रहा था। वहाँ पे हमने हर महीने हमारी कोई ना कोई आईपीओ खुलती रहती थी। बट उसका अनफॉर्चुनेटली एसटीसीआई ने टेक ओवर किया। एसटीसीआई एक डेट प्राइमरी डीलर है, डेट मार्केट वाले हैं। उनको इक्विटी समझ में नहीं आती, हमें इक्विटी के अलावा कुछ आती नहीं है। और शायद डील ऐसी थी कि एसटीसीआई उसको स्टैंड चार्ट पीएलसी को बेचना चाहती थी। स्टैंड चार्ट पीएलसी लंदन की कंपनी थी और वो मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस इंडिया, स्टैंड चार्ट इंडिया के पास भी थी। तो हमें समझ में आ गया ये मर्चेंट बैंकिंग और इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरबीआई तब लाइसेंस नहीं देती थी। राइट। तो इन्होंने बोर्ड लगाना था स्टैंड चार्ट का बड़ा बड़ा, उसके नीचे कुछ कैपिटल मार्केट, वेल्थ मैनेजर्स, ये सब लिखना था। तो हम वहाँ से एमके ग्लोबल चले गए, कृष्णा कावाजी और प्रकाश कचोलिया जी। तो 10 साल वहाँ पे काम किया। बट कृष्णा कावाजी और निर्मल जैन जी दोनों रैंक्ड सी हैं, दोनों सेम स्कूल से पढ़े हैं। लेकिन अगर आप एमके का एम कैप देखोगे, और दोनों की लिस्टिंग लगभग आसपास के टाइम में हुई है, 6-8 महीने के अंतर पे। तो अगर दोनों की आप एम कैप आज देखोगे तो दोनों के एम कैप में आसमान ज़मीन का अंतर है। दोनों की होल्डिंग भी देखोगे तो आसमान ज़मीन का अंतर है। एम के में 75% करीब करीब 75% के आसपास फाउंडर के पास में है, जबकि इंडिया इन्फोलाइन में फाउंडर की होल्डिंग बहुत कम है। दोनों में अंतर क्या है वो मैं बता देता हूँ। निर्मल जो है निर्मल जी सीए करने के बाद उन्होंने एक एमबीए की डिग्री ली। कृष्णा कारवा जी सीए बनने के बाद, रैंक होने के बाद एमबीए की डिग्री नहीं ली, तो मार्केटिंग वाली पार्ट में फेल हो गए। दोनों की स्टार्ट सिमिलर थी, लेकिन यही एक अंतर होता। और हमारा तो हम O2 में जो है 3 साल की जर्नी हमारी काफ़ी अच्छी रही है। हमने 26-27 कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, सब डीप टेक है। थोड़े बहुत खाने पीने के कंपनियों में भी किया है, जैसे एक डिनूस फूड है जो नमस्कारम ब्रांड पे से अपने मशहूर है जेप्टो पे। राइट राइट। हाँ, तो वहाँ आप खोजेंगे तो बहुत तरह के आपको स्नैक्स के आइटम मिल जाएंगे। मोई सोई है जो पैन एशियन कॉन्टिनेंटल फूड बनाती है, तो उनकी काफ़ी अच्छा कर रही है। उसके अलावा हमने एक हमारा हब्स में किया था। अभी हमारा हब्स की स्थिति ठीक नहीं चल रही, उनका रनवे ख़त्म हो गया। बट शायद जब तक पॉडकास्ट आएगा तब तक उसमें कुछ अच्छा होगा, कोशिश कर रहे हैं। बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था क्योंकि वो हर्ब ब्रूज बनाती थी, मतलब कैफीन फ्री टी। तो बट एफिकेसी चाय जैसी थी। अब जैसे हम जो ऑफिस गोयर्स हैं, चाय पी लिया, कॉफ़ी पी लिया, ग्रीन टी पी लिया, अब ब्लैक टी पी लिया, अब क्या पिए। हाँ, तो उसकी ये 5वीं चाय थी। और बहुत सारे लोग, ये हेल्दी थी, कैफीन इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, राइट। एंड दिस मतलब इनके पास एक अश्वगंधा की प्रोडक्ट थी जिनसेंग के नाम से, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। मैं अभी प्रोडक्शन नहीं है तो नहीं मिल पा रही है। तो हमने जो पहली इन्वेस्टमेंट हमारी थी, यही हमारा हब्स थी। दूसरी इन्वेस्टमेंट अर्बन मैट्रिक्स थी। आईआईटी के फाउंडर्स थे। अगर उनका लिंक्डइन का पोस्ट देखेंगे तो हम शायद 200 या
25वां नंबर थे जो जिनको उन्होंने अप्रोच किया था, और 199 ना सुन चुके थे। तो एज ए इन्वेस्टर आई एम इन द बिजनेस ऑफ सेइंग नो। महीने में मैं 300-400 डेक्स आते हैं, तो उसमें से मुश्किल से 10 लोगों के साथ मैं बातचीत करता हूँ, और उन 10 लोगों में से शायद एक का इन्वेस्टमेंट होता है। तो मेरा बिजनेस है ना बोलने का, और फाउंडर का बिजनेस है ना सुनने का, और ना सुन के उनको डिसहार्टेंड नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते रहना है, एक हाँ का इंतजार करना है। गर्लफ्रेंड अगर आप बना रहे हैं तो कॉलेज हाँ, में ये चिट्ठियां देते रहो, कोई ना कोई पढ़ लेगा। हाँ, यही काम आपको करना है, डेक भेजते रहिए, लेकिन थोड़े तरीके से भेजिए। आप मेरे और आपने बीच में कोई एक आदमी पाइए जो बोल सके कि नहीं, आपके बारे में अच्छा बोल सके, तो शायद ये आसान हो जाता है। तो अर्बन मैट्रिक्स हमारी दूसरी कंपनी थी। जिफी हेल्थ मेरी पहली कंपनी है, जो बिहार की कंपनी है, हेल्थ केयर एग्रीगेटर है उसमें। तो मतलब हम अलग अलग कंपनियों में तरह की कंपनियों में किए हैं, बता ही चुका हूँ। हमने एक कंपनी है ब्रेन बायर करके, जो कि एनिमल फिटबिट बनाती है। शार्क टैंक 1 में वो आई थी। सब शार्क ने किया, सिर्फ शादी.com वाले अनुपम मित्तल जी ने नहीं किया। तो वो हमारी चौथी इन्वेस्टमेंट थी। एक ही फूड हमारी 5वीं इन्वेस्टमेंट थी, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। ग्रीन टाइगर अगेन एक बिहार के फाउंडर हैं, लेकिन हैं बेंगलोर में बेस्ड। वो जो करंट पेट्रोल 2 व्हीलर है उसको डुअल पावर ट्रेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हमारी छठी इन्वेस्टमेंट थी। 7वीं इन्वेस्टमेंट हमारी स्काई एयर थी, कमिटमेंट वाइज। 8वीं 9वीं बड़ी मुश्किल काम है याद रखना, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि रिवर्सली आइडियाज़ को हम बैक करें, और हमारा ऐसा मानना है कि आगे जाते हुए जो डीप टेक सेक्टर है, जिसमें हेल्थ टेक भी आता है, एग्रीटेक भी आता है, हमारा सेमीकंडक्टर भी आता है, वो सारे काफ़ी अच्छा करेगी। मैं एआई पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि अगर आप एआई आप बना पा रहे हो और ओपन सोर्स्ड है, तो कल कोई दूसरा भी बना लेगा। लेकिन वीजोनोमिक्स जैसी कंपनियां जो एआई कर रही है, उसमें हमें बहुत इंटरेस्ट है। हमारी एक और इन्वेस्टमेंट है वेलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो फिटबिट बनाती है फॉर केस एप्लीकेशन है, जो अल्कोहल्स के रिहैब सेंटर में है। तो कब उनको दवाइयाँ देनी है उसका पता लगाने के लिए, क्योंकि उनको एंजाइटी आती है, राइट। जब नहीं मिलता है तो एंजाइटी आती है, तो उसको मेजर कर रहे हैं। एक हमारी अभियांत्रिक है जो एमसीबी बनाती है, जिसको आप यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हो। जो लास्ट सोसाइटी में 500 ट्यूबलाइट्स आपको जलानी है, तो आप उसका टाइमर फिट कर दो, 6 बजे है, और बड़ी सस्ती है, कुछ 4,500 रुपये की। तो ऐसी कंपनियां हैं, और बहुत हमने यंग एज पे इन्हें इन्वेस्ट किया था। ये हमारी O2VC फंड की एक्सेलरेटर कोहॉर्ट 1 के पार्ट थे, उसमें इन्वेस्ट किया था। तो हमारी सारी जितने हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं, उसमें से 3 इन्वेस्टमेंट हमारी अभी एक हमारी इन्वेस्टमेंट थी क्लिंस्टा करके, जिसमें वेंचर डेट लिया हुआ था। और मैं कहता हूँ वेंचर डेट इन अ अर्लियर स्टेज इज अ वल्चर डेट। अगर जितना पैसा उन्होंने वेंचर डेट से लिया होता, उसकी जगह पे इक्विटी से लिया होता पैसा वो, तो आज वो कंपनी जिंदा होती। जिंदा तो आज भी है, लेकिन हमारी इक्विटी की वैल्यू 0 हो गई है, क्योंकि एनसीएलटी में चली गई। अब ये एनसीएलटी की प्रॉब्लम है कि इक्विटी वाले को कोई इज्जत नहीं देते हैं, और उन्हें भी कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता है। उन्होंने अगर 100 रुपये का लोन दिया है, तो हेयर कट करके 5 रुपया मिला होगा या 10 रुपया मिला होगा। हमारी वैल्यू 0 हो गई। अगर इक्विटी वाले के साथ लेके चलते और ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन डालते कि भैया इक्विटी के 5 करोड़ रुपये आते हैं नए, तो हम 5 करोड़ का और डेट देंगे, तो उनका डेट पूरा का पूरा रीपे हो जाता। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप अर्ली स्टेज में हो तो डेट ना लें, स्लो करें, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो कोई डेप्ट फंडिंग बेसिकली अवॉइड करनी चाहिए अर्ली स्टेज में नहीं, जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक आप ज़्यादातर, लेकिन लोग जो अर्ली स्टेज में ही ले लेते हैं डेप्ट फंडिंग, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो
बहुत समय पहले जब शार्क टैंक बनाया था, हम्म। तो एक मैंने ऐड देखा था जिसमें लिखा था 5,000 रुपये अगर मेरे पास होते तो मैं एंजल इन्वेस्टर बन जाता। हम्म। कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो गलत चीज़ है। आप इक्विटी में वही पैसा, मैं तो के आईपीओ किया हूँ, और हम पहला लाइन लिखते थे कि आप इसमें इन्वेस्ट तब तक ना करें जब तक आप पूरे के पूरे पैसे को आप खो नहीं सकते हैं। हम्म। तो आप इक्विटी में पहले इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, उसके बाद एंजल इन्वेस्टर बनने की कोशिश करें। लिंक्डइन पे आपको बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर मिलेंगे, हम्म। लेकिन आपको उनसे सही सवाल पूछना है कि आपने एंजल इन्वेस्टमेंट किया है तो कहाँ पे किया है, क्या राइट। कैसे किया है, थीसिस समझिए। ऐसे ही किसी को डेक ना भेजें। मेरा जो भी फाउंडर्स हैं उनसे यही रहेगा कि आप थोड़ा रिसर्च करें। गूगल पे सब डेटा है, और एआई से रिसर्च करवा लीजिए। राइट। 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 वो अब तो इतना स्मार्ट एआई है कि आपको कुछ भी रिसर्च सबसे करके दे तो सकता है। बट जहाँ तक सवाल है एंजल इन्वेस्टिंग का फ्यूचर क्या लगता है, मुझे बहुत ब्राइट लगता है। एंजल और नए एंजल्स आएंगे, हम्म। जो और ज़रूरत है सर। छोटे छोटे पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम्म। क्योंकि बैंक का जो काम है बैंक नहीं करती है। देना बैंक का नाम देना था, पैसा हम्म। पैसा देती नहीं थी। उसका वो सिर्फ आपके पैसे बैंक में रखती थी, जिसको ज़रूरत है उसको नहीं देती है। और बैंक की जो पीछे पीछे जो प्रॉब्लम हुई थी इसलिए नहीं हुई थी कि बैंक ने छोटे छोटे रिटेलर्स को पैसे दिए थे और उन्होंने पैसे नहीं लौटाए, हम्म। किसी एक बड़े आसामी को दे दिया। क्यों मैं मेहनत करूं? और वो बड़े अमाउंट को लेके चला गया तो बस कहानी खत्म। जितने भी जो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उन छोटे जो फाउंडर्स उनकी जर्नी कहीं ना कहीं आपने स्टॉप कर आपने दी। आपने एक बड़े एक ये शार्क को दे के आपने खत्म कर दिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अच्छा है। बहुत अच्छा चल नहीं। रहा है, क्योंकि अभी एक डिनर टेबल का कम से कम मुद्दा हो गया। बाप बेटा बात करता है और बेटी बाप बात करते हैं कि मुझे फाउंडर बनना है, मुझे स्टार्टअप करना है। हम्म। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मैं बिहार से आता हूँ और गुजरात में बहुत सारी चीज़ें। बिहार और गुजरात का अंतर क्या है? बिहार में सबको आईएएस बनना है, गुजरात में किसी को आईएएस नहीं बनता। जो आईएएस बनता है उसको बोलता है पागल हो गए हो क्या? हम्म। मतलब पागल हो क्या जो आईएएस बनोगे? धंधा पे बैठो। बिहार में धंधा कौन करता है जिसका कुछ नहीं होता है? तो बट धंधा करना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए। स्टार्टअप और धंधे का अंतर समझना चाहिए। लेकिन कुछ सालों तक स्टार्टअप स्टार्टअप रहता है, बाद में वो धंधा बन जाता है। राइट। आपने एक प्रोडक्ट अगर इनोवेट किया है तो आप उसको बेचोगे नहीं तो पैसा कहाँ से बनेगा? राइट। 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 हाँ, हम्म। तो धंधा वाला माइंडसेट तो चाहिए। धंधा करो, लेकिन पहले अपना आईपी को प्रोटेक्ट कीजिए। यही कहना चाहूँगा। अच्छा लगता है सर, मेरा मानना है कि कई सारे यूनिकॉर्न्स बनेंगे आगे आने वाले समय में। हम्म। कोई नंबर नहीं दे सकता। अगर आप मुझसे पूछेंगे कितने यूनिकॉर्न आप देखते हैं एक 2035 में, तो ये असेसमेंट नहीं दे पाऊंगा, और बेमानी है सर। नहीं हाँ। देना उचित भी नहीं है, क्योंकि क्या होगा आने वाले टाइम पे तो मतलब वक्त ही बताएगा। बाकी मुझे लगता है कि आज आपने बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की, और आई गेस इस पॉडकास्ट के थ्रू से लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगा, सर ने डायरेक्टली बोला कि अगर कोई अप्रोच करना चाहता है और उसके पास आइडिया है, कॉन्सेप्ट है और वैलिड तरीके से पिच कर सकता है, तो प्लीज़ लिंक्डइन पे जाइए, सर का नाम सर्च कीजिए, राजेश रंजन जी के नाम से O2 एंजल नेटवर्क। बाकी भी सर के साथ में जो एसोसिएटेड लोग हैं, आप उनको भी पिच कर सकते हैं। एंड डेफिनिटली अगर आपके आइडिया में पिच में दम होगा, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा सर के साथ में एक स्मॉल डिस्कशन का। अगर नो भी होता है तो उसको भी नो ना माने, किसी और के पास जाएँ अपना आइडिया और कॉन्सेप्ट लेके, आपको डेफिनिटली मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए एक इन्वेस्टर की भी एक लिमिट है, वो अपने लिमिट में रह के जितना आपको हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेकिन अगर वो उनके स्कोप से अलग है, क्योंकि अब जैसे सर ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि हर इन्वेस्टर का अपना एक दायरा है, अपना एक एक क्राइटेरिया है कि हाँ, इन सब पार्ट्स में मुझे इन्वेस्ट करना है। बट ऐसे इंडिया में जैसे सर ने बोला कि बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन इकोसिस्टम के लिए कि आप लोग आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। डेफिनिटली आपको कहीं न कहीं तो आपका राइट पिच मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको यस कहने वाला मिल जाएगा। और ये पॉडकास्ट आपको क्लियर कट मैसेज देता है कि कैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत वैल्यू ऐड किया, बहुत सारे पॉइंटर शेयर किए।
एंड इस पॉडकास्ट के देख के अगर किसी के कोई मन में क्वेरीज क्वेश्चंस होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, बाकी सर को अप्रोच कीजिए अगर आपके पास में कुछ ऐसा कुछ आइडियाज़ है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।